नमस्ते। गुड मॉर्निंग। तो आज हम अपने गुरु और अपने मास्टर डॉक्टर शैमिल हनीमान सर, अपने पेरेंट्स के आशीर्वाद से आज की जर्नी को स्टार्ट करते हैं। अब तक हमने देखा, दो पॉइंट हमने कवर किए। वन इज नॉलेज ऑफ डिजीज। डिजीज कैसे किस तरीके से होते हैं, क्या होता है, उसका नेचर कैसा है। एफोरिज्म नंबर 1 से लेके एफोरिज्म नंबर 70 तक। उसके बाद हमने देखा वो है नॉलेज ऑफ मेडिसिन, यानी कि ड्रग प्रूविंग का पार्ट, कि कैसे करना है, किस तरीके से हम नॉलेज ले सकते हैं। और आज से हमारी तीसरी जर्नी स्टार्ट होती है, वो है एप्लीकेशन ऑफ ड्रग नॉलेज टू डिजीज नॉलेज। तो 147, whichever of these medicines that have been investigated as to their power of altering man's health we find to contain in the symptoms observed from its use the greatest similarity to the totality of the symptoms of a given natural disease. This medicine will and must be the most suitable, the most certain homeopathic remedy for the disease. In it is found the specific remedy of this case of disease. जो भी दवाइयों की पावर हमने इन्वेस्टिगेट की है, यानी कि जिन दवाइयों को हमने प्रूव किया है, तो चाहे कोई भी हो, अगर उसकी सबसे ज्यादा सिमिलरिटी, अगर डिजीज, नेचुरल डिजीज जो हमारे सामने है, उसके सिम्टोमेटोलॉजी के साथ, यानी कि टोटालिटी के साथ मैच अगर हो रही है, तो फिर वो दवाई उस केस की सबसे ज्यादा सुटेबल दवाई होगी और है ही। और ये मोस्ट सुटेबल और सबसे ज्यादा सर्टेनिटी के साथ वो उसकी होम्योपैथिक रेमेडी है, सिमिलिमम है उस डिजीज की के लिए, उस केस के लिए, उस डिजीज के केस के लिए। और इसको कहते हैं स्पेसिफिक रेमेडी ऑफ द केस ऑफ डिजीज। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर स्पेसिफिक वर्ड यूज किया है फॉर द, उस सिमिलिमम के लिए जो उस पर्टिकुलर केस का सिमिलिमम है, ना कि कोई स्पेसिफिक या थेरापेटिक पार्ट के लिए इसको बोला गया है। आप पूरा एफोरिज्म को जोड़ के और अब तक की सभी लर्निंग को साथ में रखेंगे तो पता चलेगा कि ये स्पेसिफिक वर्ड कोई डिजीज के लिए नहीं है। उस पर्टिकुलर केस जो डिजीज का आया है, जैसे टाइफाइड का एक केस मेरे पास आया, तो उसकी एक अपनी स्पेसिफिक दवाई है उस केस की, इन टाइफाइड डिजीज। उस अगर कोई वाट्स वाला केस है, तो उस वाट्स के लिए दवाई उस केस में कौन सी स्पेसिफिक है, वो वो एक डिफरेंट है। वो उस वार्ड की पैथोलॉजी से हमें पता नहीं चलता, उस पेशेंट की टोटालिटी से हमें पता चलता है, जिसमें हमने ऑलरेडी आगे वो सीख लिया है कि टोटालिटी मीन्स इंटरनल एसेंस ऑफ इंटरनल डिसऑर्डर। तो वो इंटरनल एसेंस है जो आउटवर्डली रिफ्लेक्टेड पिक्चर है, उसका इंटरनल एसेंस है, यानी कि कुछ बाहर हो रहा है, कुछ मैनिफेस्ट हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, वो जानने से हमें टोटालिटी मिलेगी। तो उस टोटालिटी से हमें स्पेसिफिक दवाई मिलने वाली है, ना कि वाट्स नेम से, या फिर टाइफाइड नेम से, या फिर ऐसे कोई भी डिजीज पैथोलॉजी के नेम से हमें कोई स्पेसिफिक दवाई मिलने वाली नहीं है। क्योंकि स्पेसिफिक दवाई इंडिविजुअल केस के लिए स्पेसिफिक होती है, ना कि वॉल डिजीज के लिए स्पेसिफिक होती है। ये होम्योपैथी में काफी इसका गलत मतलब निकल गया, लेकिन हमें ध्यान रखना है। 148 सिक्स एडिशन से लिया हुआ है कि द नेचुरल डिजीज इज नेवर टू बी कंसिडर्ड एज अ नॉक्सियस मटेरियल situated somewhere within the interior or exterior of man। ये हमने ऑलरेडी एफोरिज्म 11 से 13 में कर लिया कि जो भी बीमारियां है, वो कतई कोई बाहरी, कोई नॉक्सियस मटेरियल से नहीं होता है,
never to be considered as a noxious material situated somewhere within the interior or exterior of the man, but as one produced by an inimical spirit-like conceptual agency, which, like a kind of infection, not to Aphorism 1:11, disturbs in its instinctive existence of the spirit-like conceptual principle of life within the organism, torturing it as an evil spirit and compelling it to produce certain ailments and disorders in the regular course of its life. तो बीमारी है वो कोई मटेरियल चीज नहीं है, चाहे वो इंटीरियर हो या एक्सटीरियर हो। वो एक डायनामिक फॉर्म में है। वो एक स्पिरिट लाइक एजेंसी है जो इंसान की जो स्पिरिचुअल एनर्जी है उसको, उसकी एग्जिस्टेंस को इस तरीके से डिस्टर्ब करता है कि वो एक एविल स्पिरिट की तरह ऑर्गेनिज्म को टॉर्चर करने लगता है। एंड और फिर उसको कुछ बीमारियां प्रोड्यूस करने, जो उसकी रेगुलर कोर्स ऑफ लाइफ है उसमें कुछ बीमारियां क्रिएट करने लगती है, क्रिएट करने की जरूरत पड़ती है। अब कैसे जरूरत पड़ती है वो हमने एपरिज्म नंबर 74 से हमने समझा कि किस तरीके से ये जो बाहरी कोई आर्टिफिशियल एजेंट है वो जब लगातार बॉडी पर इंजरी करती हो तो उससे बॉडी आइदर गोज इनटू द एक्सेस और डिक्रीज्ड इरिटेबिलिटी एंड सेंसिबिलिटी, या फिर वो इंड्यूरेशन, डायलेटेशन, या फिर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में चली जाती है, या फिर पूरा डिस्ट्रक्शन हो जाता है पार्ट का, या फिर वॉल बॉडी का डिस्ट्रक्शन होगा, या उसका कुछ पार्ट का डिस्ट्रक्शन होगा। तो ये सब बीमारियां ऐसी ही हमारे साथ चल रही है, सिर्फ वो आर्टिफिशियल एजेंट के लिए नहीं, लेकिन ये पूरी जो भी बीमारियां नेचुरल हो तो भी उसमें कुछ ना कुछ एविल स्पिरिट है। वो हमने लिया है क्रॉनिक डिजीज में, ऑलरेडी पढ़ लिया है उसकी प्रीफेज में, हेरिंग्स प्रीफेज टू क्रॉनिक डिजीज, उसमें से हमने ऑलरेडी समझ लिया है कि ये जो बीमारियां होती है वो कुछ एविल आ गया, उसकी वजह से क्रिएशन होने लगी बीमारियों का। और एविल जो भी फ्रूट देता है वो एविल ही देगा, ऐसा हमने कैंट फिलोसॉफी में पढ़ा है। हो सके तो आगे भी उसके वीडियोस बनाने की कोशिश हमारी रहेगी, लेकिन अभी जो हमें समझ रहे हैं इस हनुमान सर के एफोरिज्म से वो क्या है कि कुछ ना कुछ डायनामिक लेवल पर कुछ हुआ। एक एक तरीके से हम कह सकते हैं कि उसका कोई इन्फेक्शन लगा और हमारी सोच ऐसी हो गई, हमारी जो नॉर्मल जो डायनामिक एनर्जी थी उसकी एग्जिस्टेंस में उस तरीके से डिस्टर्ब किया कि कहीं मेरे साथ भी ऐसा ना हो जाए। ये अब टॉर्चरिंग करने लगा, अब ये हमारी हमारी रूह को पीड़ा देने लगी, और फिर हमारी बॉडी में फिर सर्टेन एलिमेंट्स एंड डिसऑर्डर उस तरीके से क्रिएट होंगे जैसी हमारी सोच थी, ऐसी एविल वाली सोच। इसको और इजी करने के लिए आपको जीएनएम को भी साथ में समझ के उसके साथ एप्लीकेशन में रखना होगा, तब जाके वो आप इन चीजों को समझ पाएंगे किस तरीके से साइकी बॉडी में क्रिएशन लाता है। दीज आर नोन एज सिम्टम्स, इसको हम डिजीज कहते हैं। इफ नाउ द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस inimical agency that not only caused but strives to continue this disorder be taken away, as is done when the physician administers an artificial potency capable of altering the life principle in the most similar manner, homeopathic medicine, which exceeds in energy even in the smallest dose the similar natural disease, aphorism number 33 and 279 के हिसाब से, then the influence of the original noxious morbid agent on the life principle is lost during the action of the stronger similar artificial disease। अब ये जो इनिमिकल एजेंसी है जो इन्फ्लुएंस कर रही है, अब ये सिर्फ डिजीज ही पैदा नहीं कर रही है बल्कि इस डिजीज को कंटिन्यू करवा रही है। ये दूर हो जाता है किससे? जब फिजिशियन उसके अंदर
आर्टिफिशियल पोटेंसी देता है, पेशेंट को देता है, जो सक्षम हो हूबहू वैसे ही सिमिलर मैनर में लाइफ प्रिंसिपल को अफेक्ट करे, अल्टर करे। यानी कि एक होम्योपैथिक दवाई जब उसको देता है तो ये दूर हो जाता है, ये इनिमिकल एजेंसी का पार्ट विच एक्सिस। और ये जो दवाई है वो काफी एनर्जी में काफी हाई है, एक्सीड है, यानी कि उससे नेचुरल डिजीज की एनर्जी से काफी ज्यादा है। भले ही स्मॉलेस्ट डोज हो, सिंगल पिल ऑफ 10 नंबर और पॉपी सीड साइड ग्लोब्यूल, भले ही इतना छोटा ग्लोब्यूल हो, लेकिन वो काफी एनर्जी में स्ट्रॉन्गर है। इसीलिए सिमिलर नेचुरल डिजीज को एपरिज्म नंबर 33 के हिसाब से और 279 के हिसाब से वो उसको क्लियर कर देगा। जो ओरिजिनल नॉक्सियस मॉर्बिड एजेंट है वो क्लियर हो जाएगा, उसकी एक्शन लॉस्ट हो जाएगी, और सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रॉन्गर सिमिलर आर्टिफिशियल डिजीज रह जाएगा। जो, और ये सब ट्रांजिएंट फिनोमिना है, यानी कि जैसे ही दवाई दी तुरंत उसकी एक्शन होती है, जैसे ही इसकी एक्शन खत्म हो जाती है। कुछ दवाइयों की एक्शन लंबे टाइम चलती है, कुछ दवाई की एक्शन शॉर्ट टाइम की होती है। वो धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो उसके साथ आपको पता चलता रहेगा कि ये दवाई की एक्शन चल रही है या नहीं चल रही है। दैट इज अ सेकेंडरी मैटर, लेकिन पहले जो हमारा बेस ये क्लियर होना चाहिए कि भाई ऐसा होता है। Thence the evil no longer exists for the life principle, it is destroyed. अब ये evil जो हमारे लाइफ प्रिंसिपल को डिस्ट्रॉय कर रहा था, अब ये रहता नहीं है। अब ये नहीं रहेगा, क्योंकि हमने उसकी दवाई दे दी तो एविल पार्ट चला गया। अब बचा वाइटल प्रिंसिपल, अब वो उतना ही रिएक्शन देगा ताकि एक हेल्दी स्टेट फिर से इस्टेब्लिश्ड हो जाए। If, as has been said, the selected homeopathic remedy is administered properly, then the acute natural disease, which is to be overruled, if recently developed, will disappear imperceptibly in a few hours. इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि जब भी कोई अच्छी या फिर जो सिलेक्टेड होम्योपैथिक रेमेडी है, जब उसको प्रॉपरली एडमिनिस्टर की जाए तो फिर एक्यूट नेचुरल डिजीज जो कुछ ही टाइम में हुआ है वो तुरंत ही कुछ ही घंटों में डिसअपियर हो जाता है। ये ताकत सिर्फ होम्योपैथी के पास है। इतनी रैपिड एक्शन और कोई पैथी में नहीं मिलती आप। An older, more chronic disease will yield somewhat later together with all traces of discomfort by the use of several doses of the same more highly potentized remedy or after careful selection of one or another more similar homeopathic medicine. ये जो ओल्डर क्रॉनिक मोर ज्यादा लंबे टाइम वाला जो बीमारी है, यानी कि जो क्रॉनिक डिजीजेज है, उसकी जो ट्रेसिस ऑफ डिस्कम्फर्ट के साथ उसको टाइम लगेगा बाय द यूज ऑफ सेवरल डोजेज ऑफ सेम मोर हाईली पोटेंटाइज रेमेडी। और ये कैसे जाएगा? कुछ डोजेस के साथ और हाईली पोटेंटाइज रेमेडी के साथ, ज्यादा हाईली जो भी डोजेस होंगे वो ज्यादा करते जाना है, उसके साथ वो सभी डिस्कम्फर्ट के साथ वो चला जाएगा। और आफ्टर केयरफुल सिलेक्शन ऑफ वन और मोर अनदर सिमिलर होम्योपैथिक रेमेडीज, या फिर एक के बाद दूसरी या तीसरी दवाई से वो जाने वाला है। वो कैसे जाएगा उसकी फिक्सिटी आप पहले से नहीं कर सकते। वो एक दवाई से जाता है या दो तीन दवाई की जरूरत पड़ती है उसको निकालने के लिए, वो आप पहले से डिटरमाइन नहीं कर सकते। लेकिन हमारा जो फंडा है वो क्लियर है, सिंगल डोज, स्मॉल डोज, एंड उसकी पोटेंसी अच्छी होनी चाहिए, पावरफुल होनी चाहिए नेचुरल डिजीज से। लेकिन जैसा हमने आगे ऑलरेडी और आगे भी जाके हम समझेंगे कि जो भी स्मॉल डोज है वो उतना स्मॉल नहीं हो सकता कि नेचुरल डिजीज से कम पड़ जाए। तो जो भी डोज देने वाले हैं उससे कुछ ना कुछ इफेक्ट आएगी, अगर राइट होम्योपैथिक सिमिलम है तो। हेल्थ रिकवरी फॉलो इन इम्परसेप्टिबल ऑफन रैपिड ट्रांजिशंस। ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो हेल्थ या रिकवरी होगी वो पता नहीं चले उस तरीके से फॉलो हो जाएगी, आ जाएगी, और रैपिडली वो हो जाएगी। फिर द लाइफ प्रिंसिपल इज फ्रीड अगेन, फिर से लाइफ प्रिंसिपल अपने आप को मुक्त
हो जाएगा एंड कैपेबल ऑफ रिज्यूमिंग द लाइफ ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन हेल्थ एज बिफोर एंड स्ट्रेंथ रिटर्न्स। फिर से स्ट्रेंथ आ जाएगी, फिर से हेल्दी कंडीशन हो जाएगी, फिर से लाइफ अपनी वापस उसी हेल्थ को रिज्यूम करने में सक्षम हो जाएगी और हम फिर से स्ट्रेंथ को पालेंगे, एनर्जी को पालेंगे। तो काफी ब्यूटीफुल लाइन के साथ आज के सेशन को हम यहाँ स्थगित करते हैं। इसकी फुटनोट को हम कल समझेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।